नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पीसीएस क्रांति टीम द्वारा घटना चक्र फिल्म्स का ब्रह्मास्त्र नाम से एक सीरीज लाई गई थी, जिसमें से हम लोगों ने क्या किया है कि 1991 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी पीसीएस और अन्य एग्जामों में, जो कि घटना चक्र में समावेशित हैं, उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में हमें फिल्म्स का ब्रह्मास्त्र नाम से एक सीरीज लाया जा रहा है पीसीएस क्रांति टीम द्वारा। तो दोस्तों, अभी जैसे कि पहली क्लास हमारी इतिहास की आ चुकी है, जिसमें हमने सबसे पहले तो पाषाण काल और उसके बाद फिर हमने हड़प्पा सभ्यता यानी कांस्य युगीन सभ्यता, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें से पाषाण काल तो पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता में कुछ क्वेश्चन, लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन हमने पहले करवा लिए थे। अब इसके बाद हम 70 से यह सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फिर अगले जो टॉपिक आएंगे प्राचीन इतिहास के, उन सभी टॉपिकों को इसी तरीके से क्रमवार कराया जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको केवल क्या करना है, घटना चक्र ले लेना है। घटना चक्र लेते हुए साथ में साथ वीडियो के साथ साथ ही आपको इसे लगातार देखते रहना है, और जहां पे जो इंपॉर्टेंट बताया जाए आप उसे हाईलाइट कर लेना बस, और उसके बाद फिर रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपने यह दूसरी क्लास, प्राचीन इतिहास की दूसरी क्लास यह होगी, ठीक है। इससे पहले हमने पहली क्लास तो प्राचीन इतिहास की, जिसमें पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा लिए थे, उससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे घटना चक्र में, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया, इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया है। कथन में कहा गया है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण में दिया गया है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया ए और आर, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा कथन यानी कि आर, सॉरी, कारण यानी कि आर सही स्पष्टीकरण है कथन ए का, ठीक है। और ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अगर बात की जाए आंसर की, तो ये इसका आंसर बी वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सही तो दोनों है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल विलुप्त हो गए, क्योंकि वो जब खुदाई करी गई थी लगभग राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, इन सब के द्वारा, तो उस समय प्रकट हुए थे, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। लेकिन यह इसके कारण खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, इस वजह से विलुप्त हो गए, यह बात गलत है। मतलब यह क्या कर आर सही यानी कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर, तथा हड़प्पा जो कि यह भी वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनका उत्खनन क्रमशः राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी ने प्रारंभ कराया था। राखाल दास बनर्जी आपको पता है तो यह मोहनजोदड़ो से संबंधित है, जबकि दयाराम साहनी हड़प्पा से संबंधित है। वर्तमान में ए नगर मृतप्राय स्थिति में है, इस कारण कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा, ठीक है। वही आपको बताया जो इसमें लिखा गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी आमरी। तो बता दें दोस्तों, जो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण थे वह हमारे धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पर प्राप्त हुए थे। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। पहला सबसे बड़ा स्थान, तो दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहला सबसे बड़ा स्थान राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है, भारत के, ठीक है। यह अब धौलावीरा के बारे में कह रहा है कि यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जल कुंड, जिसे राक कट रिजर्वायर, सबसे महत्वपूर्ण है धौलावीरा में, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो धौलावीरा में खेल के मैदान भी यानी स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है, और यहाँ त्रिस्तरीय बस्ती प्राप्त हुई है, यानी कि जो 3 स्थल होते हैं इस तरीके से घेरे में, इस टाइप से 3 स्तरीय बस्ती प्राप्त होती है धौलावीरा में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? जिस राज्य में स्थित है वह है, ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात इसका सही आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? अभी आपको बताया था, हमने यहाँ बताया कि धौलावीरा 3 स्तरीय बस्ती में विभाजित था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप इसका आंसर इसका यहाँ पे धौलावीरा। ठीक, धौलावीरा 3 भागों किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, 3 नगरों यानी 3 भागों में विभक्त जो था, तो इसका आंसर भी धौलावीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। ठीक है, तो यह भी सबसे बेहतरीन अगर जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली कहीं दिखती है तो दोस्तों वह भी धौलावीरा में दिखती है। इसका भी आंसर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नियोजित नगर का मतलब इसे प्लान रूप से बनाया गया था, यानी इसकी जल प्रबंधन प्रणाली ये सब बहुत बेहतर रूप में बनाई गई थी, जैसे कि हमें आधुनिक नगरों में दिखाई देती, जैसे दिल्ली में, गुड़गांव में, ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे जैसे जल प्रबंधन की प्रणालियां हैं, वैसे ही धौलावीरा में उस समय दिखाई देती थी। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों एवं वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जल को प्रवाहित किया जाता था, यानी यह जल उन्नत संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। ठीक, यह नगरों श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था, संबद्ध जलाशयों से नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित भी किया जाता था और जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प और तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे नोट डाउन अपना ध्यान रखेंगे। नोट डाउन क्या करेंगे, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य। अभी आपको बताया, इसका भी आंसर बी हो जाएगा आपका धौलावीरा। धौलावीरा इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विशव संस्कार डबल बोरियल का प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों जो डबल बोरियल का मतलब एक ही जो कॉफिन बनता था उसमें 2 शव यानी कि 2 लोगों को एक साथ लिटाया रहता था जो मृत प्राणी होते थे। ठीक है, इसी को डबल बोरियल भी कहा जाता था इंग्लिश में। ठीक, तो यह कहाँ मिलता था? आपका ऑप्शन दिया 89, ऑप्शन बी दिया है धौलावीरा, ऑप्शन सी दिया हुआ है तो लोथल, ऑप्शन डी दिया हुआ कालीबंगा। तो दोस्तों इसमें से ऐसा कोई भी आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोथल था वहां से तो सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए, कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्राप्त हुआ, राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ लोथल भी सही हो जाता है, धौलावीरा भी सही हो जाता है और राखीगढ़ और कालीबंगा भी सही हो जाता है। तो यहाँ पे 3 आंसर यानी कि सी और डी तो कंफर्म सही है, बाकी और भी सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका देखा जाए, सही रूप में देखा जाए तो कालीबंगा और लोथल ये दोनों सही है। ठीक, सी और डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, सनौली है जो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ हाल में जो यहाँ खनन हुआ था उससे क्या प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन दिया आपका मानव समाधान, ऑप्शन दिया है बी दिया है पशुओं के समाधान, ऑप्शन सी दिया है आवासीय आवास और ऑप्शन डी दिया हुआ रक्षा विभाग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, ए मानव समाधान यहाँ प्राप्त हुआ है। क्यों? यह सनौली जो है वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध से रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए। ठीक है, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिसमें गहने प्रमुख है। इसके अलावा कुछ जानवर की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के
उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उत्तर प्रदेश यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बाघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी मध्य अमेरिका में, ऑप्शन डी भारत में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका भारत में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास के वस्त्रों की वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किया गया था। ठीक है, इसमें दिया है दोस्तों, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान जो कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। तो ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने वस्त्रों के लिए कपास की खेती करना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? आपने इसमें दिया, पहला कथन दिया है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन बी दिया है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा ऑप्शन दिया है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों इसमें से सही कूट का प्रयोग करना है। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर कथन के बारे में बात करी जाए तो पहला कथन जो है वह गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं दिखाए थे। महल तो थे लेकिन यहाँ मंदिरों के साक्ष्य नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो यह कथन गलत हो जाता है आपका। ठीक, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि मातृ देवी जो कि मोहनजोदड़ो से मिली थी और फिर इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से भी माता देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह घोड़ों से परिचित नहीं थे। ध्यान देना है बात। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका क्या सही होगा? केवल 2 सही होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि यह जो इस क्वेश्चन की व्याख्या है उसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां और मोहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव, लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां, घोड़े के मृग मूर्ति, लोथल, सुरकोतड़ा, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के साथ रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसा साक्ष्य का अभाव है। अतः क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ऑप्शन कथन दूसरा दिया है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें आपको पहले बता दें, यहाँ लौकिक सभ्यता थी, यह लौकिक सभ्यता थी। लौकिक सभ्यता क्या मतलब? यह दैवी सभ्यता नहीं थी, यानी कि यह जो प्रकृति थी उस पर ज्यादा विशेष दिया जाता था। ठीक है, और इसमें धार्मिक तत्व तो थे, क्योंकि हम मातृ देवी की प्रतिमा भी मिलती है, शिव, इन सब के लोगों की पूजा की भी की जाती थी। तो इस तरीके से मिलता है कि हाँ, यहाँ पे धार्मिक तत्व थे उपस्थित, लेकिन अब वर्चस्वशाली नहीं थे। समझ रहे? आज के जमाने में जैसे धार्मिकता बहुत ज्यादा टॉप पे है, तो उस तरीके से नहीं थे। यहाँ पर वर्चस्वशाली धर्म का नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से यह ऑप्शन तो सही है, और यह भी ऑप्शन सही है कि दोस्तों भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसके दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ आपने देख लिया कि सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मक
सभ्यता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों के उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई वह अपूर्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी दिया हुआ पीपल, ऑप्शन सी दिया हुआ परिजात और ऑप्शन डी दिया हुआ साल। परिजात मतलब यहाँ पर आप कमल से लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर बी पीपल। पीपल की आकृति वहां मोहरों में मिली है और यह मिली है सिंधु घाटी सभ्यता काल में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी से बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि से भी बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार और बेलनाकार भी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिली है। ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन था। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, आपका हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा नहीं पता चला था, अतः यह ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। घोड़े का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरें जो मिली उसमें नहीं था इनका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है? ये भी सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, घोड़ा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? तो आपको बता दें कि इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़ा पता नहीं था। हालांकि इसमें यह आपको आंसर डी बता रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर हकीकत बात यह है कि घोड़ा पता नहीं था, क्योंकि वैसे घोड़े को बताते सुरपुतला और कई स्थानों पर उनकी हड्डियां मिली, लेकिन अभी क्लियरली स्पष्टता यह बात है प्रूव नहीं हुई है, यानी कि इन्हें स्पष्ट रूप में इन्हें मान्यता नहीं दी गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़ों की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे आंसर इसका आप बी मान सकते हैं। ठीक है। इसमें कहा गया कि प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल तथा हाथी की जानकारी थे, परंतु घोड़े के अस्तित्व में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखुर की हैं या पालतू घोड़े की हैं, यह निश्चित कर पाना कठिन है। हड़प्पा, लोथल, सुरपुतला, कुंतासी एवं कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति के अन्य जातियों के अवशेषों से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सेंदोर, बकोनी तथा सुरपुतला से प्राप्त तथा कथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1994 ASI के JP जोशी तथा AK शर्मा ने यहाँ 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होता प्रतिवेदित की हैं। यद्यपि राम शरण शर्मा, रोमिला थापर और मेंडो और पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते। ठीक है। तो इस तरीके से आपका बी सही माना जाएगा। और देखो बिहार लोक सेवा BPSC में क्वेश्चन आया था, उसमें भी इसने बी ही माना ऑप्शन सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल के अनुसार एक रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों के न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? तो दोस्तों इन्होंने बताया था कि IIT खड़गपुर की एक जो अध्ययन दल की रिपोर्ट से उसने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी, इसलिए यह सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई थी। 2018 में IIT खड़गपुर के अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण माना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मृग मट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ प्राप्त हुई है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। कालीबंगा के मृग पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है, इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो दोस्तों आप बताइए कि नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी थी? तो मिस्र की सभ्यता पनपी थी, क्योंकि नील नदी मिस्र में बहती है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम बताइए। इसमें ऑप्शन ए दिया है माया, एज़टेक, मोइंस्का, इंका, यह दिया हुआ सभ्यताएं। अब इसमें बताया है कि आप उत्तर से दक्षिण इनका सही क्रम लगाइए। दूसरे ऑप्शन में दिया है माया, मोइंस्का, इंका, एज़टेक, और तीसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों एज़टेक, मोइंस्का, माया, इंका, और चौथा ऑप्शन दिया है एज़टेक, माया, मोइंस्का और इंका। यही बात आपकी सही है। ठीक है। जो एज़टेक है इसके बारे में अगर विस्तार से बताएं तो एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था।
मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास के पश्चिमी भाग तक था। इसके अलावा मुइंस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो तक था। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर एज़टेक, माया, मुइंस्का तथा इंका है। अच्छा, विकल्प डी सही। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों यह है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, यानी कि लेखन कला की शुरुआत कहां से हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुमेरिया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सुमेरिया। ठीक है, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। ठीक है, इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया का क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि भी माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के सारे क्वेश्चन को हमने समाप्त कर लिया। ठीक है, अब हम अगला हमारा जो चैप्टर है दोस्तों वह है वैदिक काल। अब हम देखेंगे वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि जो घटना चक्र में दिए उनके क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वैदिक काल के पहले क्वेश्चन से। ठीक, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा वैदिक काल के इस नए चैप्टर में आर्य शब्द इंगित करता है। तो दोस्तों आपको बताना है आर्य शब्द इंगित करता है। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए निर्जाति समूह को, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। तो दोस्तों आर्य शब्द यहाँ पर श्रेष्ठ वंश को संबोधित करता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, जो अब इसकी व्याख्या अगर देख लें तो आर्य शब्द जो है वह प्राचीन भारोपी एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन अथवा नैतिक अथवा महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ। ठीक है, सायणाचार्य ने अपने ऋषभाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ, श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम, वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो वही बात है, इसमें एक ये उत्तम व्यक्ति आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा? तो दोस्तों आपको पता होगा सबसे पुराना वेद है यहाँ पे ऋग्वेद। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है त्रयी नाम से। त्रयी नाम है तो त्रयी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों त्रयी कहा जाता था तीनों वेदों को, जो तीनों वेदों हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, त्रयी तीनों वेदों को कहा जाता है। ठीक है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो इसकी व्याख्या में देखें तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों का गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ग का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा मंडल? 10वां मंडल। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो दोस्तों पुरुष सूक्त पाया जाता है, अभी आपको बताया यही, जैसे कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही ऋग्वेद में। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ सुमेलित करना है। ऑप्शन पहले सुमेल में दिया, पहले उस श्रेणी में दिया हुआ अथर्ववेद, फिर दिया है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद। दूसरे श्रेणी में दिया हुआ पहले ईश्वर की महिमा, फिर दिया है बलिदान विधि, तीसरा दिया औषधियों से संबंधित, चौथा दिया है संगीत। तो यहाँ पे आपको मिलाना है, तो मिलान करिए आप। सबसे पहले दोस्तों आपने ऋग्वेद में क्या दिया है?
सामवेद में अगर देखा जाए, सामवेद में यहाँ देखा जाए तो दोस्तों सबसे पहले अथर्ववेद में देख लें। अथर्ववेद में दोस्तों ए का तीसरा हो गया, ठीक है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का उल्लेख किया गया है, यानी अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है। यजुर्वेद में दोस्तों तो यह बलिदान की विधि बताई गई, इसमें सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। यह देखो यहाँ मिलान हो रहा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ भी सूची को सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और सूची दूसरे में दिया है संगीत में स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो दोस्तों जो ऋग्वेद है, हाँ ऋग्वेद है, इसमें दोस्तों सबसे पहले तो ईश्वर की महिमा की स्तुति की गई, यानी देवताओं की स्तुति की गई है। तो इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं हो जाएंगी, एक का चौथे पे चला जाएगा। सामवेद में देखा जाए तो यहाँ संगीत में स्रोत है, ठीक। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कौन सा आंसर सही होगा? ए का चौथा, बी का दूसरा, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 4 वेदों में से किस में एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो इसमें किसमें किया गया आपने अभी देखा, तो उसमें किया गया अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सी सही है। ऑप्शन 10वां क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में डट ऋचाएं हैं। दोस्तों ऑप्शन बी में इस तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऋचाएं टोटल इसमें सूक्त तो 1028 है, लेकिन ऋचाएं 10,552 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखना, ध्यान देना होगा यह बात है। और जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 1028 ऋचाएं पूछा है तो सूक्त है इस तरीके से, इसमें जबकि आंसर होना चाहिए 10,552 यह ऋचाएं, ठीक है। इसमें से कोई नहीं मिल रहा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद है। तो दोस्तों ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है, यानी ईश्वर की महिमा का जो संकलन किया गया वह ऋग्वेद में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। यहाँ भी सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना दिए गए कूट की सहायता थे, जबकि सूची 1 में जो दिया गया है वह दिया गया है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और जबकि सूची 2 में दिया गया है इनके जो ब्राह्मण है उनको गोपथ, शतपथ, ऐतरेय और पंचविश। तो दोस्तों आपको बता दें जो ऋग्वेद है उनका ब्राह्मण ऐतरेय है, सामवेद है उसका पंचविश है, अथर्ववेद भी उसका गोपथ है और यजुर्वेद भी उसका शतपथ है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही सुमेल हो रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता है, अभी बताया यहाँ पे ऋग्वेद से कौन से संबंधित है? ऐतरेय संबंधित है। तो ऐतरेय ब्राह्मण आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता था? जो यज्ञों और उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौस्तिकी, जिसे संखायन भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संखायन कभी कभी नाम आपको संखायन के नाम से भी पूछ लेगा, ठीक है। कौन सा ब्राह्मण? संखायन ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से, पंचविश या तांड ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण या सामवेद से है, ठीक है। तांड भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचविश या पंचविश का स्थान, पंचविश तो आपको याद रहेगा, लेकिन उसके स्थान पर तांड ब्राह्मण दे दिया तो आपको गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित। यह महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। हमने देखा गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित? अथर्ववेद से। यही क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए वाजसनेयी संहिता जो है वह शुक्ल यजुर्वेद की संहिता मानी जाती है। तो यहाँ पे है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कड़ एवं मानधन्दिन है, ठीक है। कड़ तथा मानधन्दिन, ठीक है। ध्यान में कि वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है, ठीक है। इसमें गद्य का प्रयोग नहीं किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों 9वां मंडल
यहाँ पूर्णतः सोम को समर्पित है ये ऋग्वेद का। ऋग्वेद में कुल टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। इसमें 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं, इसमें सोम को, जो कि सोम को समर्पित है टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसमें भी सीधे आप सोम और पे पर नामक देवता के लिए है। यह सीधे आंसर आपका डी हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता कहाँ चलता है? तो दोस्तों आपको बताया था यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों आपको बता दें कि सामवेद का संकलन सीधे ऋग्वेद पर आधारित है, अतः आपका ऑप्शन बी सही माना जाएगा। यहाँ पर सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें से सामान्यतः मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है, अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यह है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों आपको बता दें अतरंजी खेड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है, यहाँ से सबसे पहले लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यह अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम शुरू हुआ, यानी कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों लगभग इसमें यह जो हुआ था वह 1000 ईसा पूर्व से 1000 BC के आसपास हुआ था। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, आपका आंसर सटीक नहीं बन रहा। ठीक है, तो आपका आंसर ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें इसकी व्याख्या देखें तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्राचीन प्रयोग के प्रारंभ में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग किया था, जबकि इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ था। जबकि थाईलैंड के बनाइची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसकी तिथि लगभग 1600 से 1200 BC के पूर्व निर्धारित की गई है। भारत में नूह राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसकी संभावित तिथि लगभग 1400 BC के मानी गई है। जबकि सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1000 से 6000 BC के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख होता है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ और चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया, जो कि अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें दोस्तों दर्शन पर आधारित है। उपनिषद जितनी भी उपनिषद हैं वह दर्शन पर आधारित, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर डी सही हो जाएगा। उपनिषद की पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं, जिन्हें वेदांत कहा जाता है। दोस्तों उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो दोस्तों यही है कि उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन सही था, आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई? तो दोस्तों उपनिषदों में ही सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा की गई है। इस तरीके से वैदिक साहित्य में, कौन से वैदिक साहित्य में? तो उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम की गई। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ, वेदों में देखो नहीं हुआ, लेकिन उपनिषद में हुआ। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया है बृहदारण्यक, और ऑप्शन बी दिया है छांदोग्य, और ऑप्शन सी दिया हुआ कठोपनिषद, और ऑप्शन डी दिया हुआ केन। और जबकि इसका आंसर सही है कठोपनिषद में ही सबसे पहले कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता और न ही इसकी कभी मृत्यु होती, यह अजन्मा नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद। ठीक है, याद रखना है कठोपनिषद किससे संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद का अंग है। ठीक, नचिकेता का आख्यान उल्लिखित है,
तो दोस्तों नचिकेता का आख्यान उल्लेखित है कठोपनिषद में, जो कि कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद के काल में राजा अश्वपति शासक थे। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, उपनिषद के काल में राजा अश्वपति जो थे वह के राजा थे, के। ठीक है, उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक माने जाते थे, पंचाल के राजा प्रवाहर जबाली माने जाते थे, के राजा अश्वपति थे, जबकि काशी के राजा अजात शत्रु को माना जाता था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही कालानुक्रम स्थापित कीजिए। तो आपका ऑप्शन दिया है वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। फिर इसमें दिया वैदिक संहिता है, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। ठीक है, वैदिक संहिता है, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। ठीक है, वैदिक संहिता है, वेदांग, आरण्यक और स्मृतियां। जबकि इसमें सही होगा आपका ऑप्शन ए। सबसे पहले वैदिक संहिताएं आती है, फिर ब्राह्मण आता है, फिर आरण्यक आता है, फिर उपनिषद आता है। ठीक है, यह क्रम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी दोस्तों सिंधु है। ठीक है, ऑप्शन ए सिंधु इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उस आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई भी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट, हिरण्याई किसे कहा जाता था? तो आप बताएंगे कि सिंधु नदी को हिरण्याई भी कहा जाता था। ठीक, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किसके साथ की जाती थी? तो अस्किनी दोस्तों चेनाब को कहा जाता था, जहां की हाल फिलहाल में बहुत बाढ़ आई है पंजाब के क्षेत्र में। ठीक है, अपने उफान पे चल रही है अस्किनी। ठीक, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में निम्नांकित कित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक रहा है? तो दोस्तों जो अफगानिस्तान में कौन सी थी? आप वर्तमान में जो कुभा नदी है, कुमरू काबुल भी जिसे बोलते हैं, उसका संबंध अफगानिस्तान से रहा है। ठीक है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा जिसे काबुल बोला जाता है, कुरुमु जिसे कुर्रम बोला जाता है, गोमती जिसे गोमल बोला जाता था, और सुवास्तु जिसे स्वात नदियां बोली जाती है, अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया? तो दोस्तों यह भी आपका आंसर था ऊपर, अफगानिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। यहाँ सूचियों को सुमेल करना, सूची 1 में दिया गया, वैदिक नदियों को सूची बी में दिया है, उनके आधुनिक नाम को आप पहले दिया है कुभा, फिर परुष्णी, फिर सदानीरा, फिर शतुद्री। यहाँ दिया गंडक, काबुल, राबी और सतलज। अगर इसको मिलाए तो कुभा किसको बोलते थे? काबुल को बोलते थे। परुष्णी किसको बोलते थे? परुष्णी राबी को बोलते थे। सदानीरा गंडक को बोला जाता था, शतुद्री सतलज को बोला जाता था। इस तरीके से हम देख लें, पहला का 2 है और दूसरे का 3 है, फिर 1 है, फिर इसका 4 है। तो 2, 3, 1, 4 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो दोस्तों महाभारत काल में महानदी का नाम था चित्रोत्पला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है, महानदी को पहले चित्रोत्पला कहा जाता था। महाभारत के भीष्म पर्व में इसका नाम प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर आप आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें, वायु पुराण में महानदी को चित्रोत्पला कहा जाता है। ठीक, महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है, और मत्स्य पुराण एवं ब्रह्म पुराण में महानदी को चित्रोत्पला बताया गया। अरे यहाँ पे आपको ध्यान देना, यह जो चित्रोत्पला हमने आपको गलत बता दिया, यहाँ पे जो चित्रोत्पला है यह महाभारत काल में बताया गया है, महाभारत काल में। ठीक है, महाभारत काल में बताया गया यह नाम था पहले इसका चित्रोत्पला। इसमें से मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण, यह 2 नाम थे जो क्या कहते हैं आपको यहाँ इन पुराणों में इसे बताया गया चित्रोत्पला। लेकिन इन्हें वायु पुराण अलग है, तो यहाँ पे इन्हें नीलोत्पला बताया गया। नीलोत्पला आपका ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। ठीक, ध्यान देना बहुत अच्छे से। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल पोस्ट वैदिक में प्रचलित हुई थी? तो आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं, एक तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, और एक है ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ और संन्यास। दोस्तों जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष तथा आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, वस्तुतः पुरुषार्थ को पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। धातव्य है कि
जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जबालोपनिषद जो है यहाँ पर चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया दोस्तों, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ठीक है। दूसरा है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि तथा उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। तो दोस्तों इसमें से दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। अब इसकी व्याख्या दिया जाए तो दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है, अतः आपका विकल्प सी सही होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। दोस्तों ऋत का अर्थ यहाँ पे अभी बताया मैंने कि यह जो था प्राकृतिक यानी कि नैतिक नियम कहे जाते थे, ठीक है। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका संबंध है सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। रीति के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है, विश्व की व्यवस्था का नियामक है। आपका आंसर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक देवताओं में किसे उसको पुरोहित माना जाता था। वैदिक देवताओं में से किसे पुरोहित मानते थे वैदिक देवता, तो वो बृहस्पति को अपना पुरोहित माना जाता था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो दोस्तों आपको बता दें वैदिक काल में लोपामुद्रा थी जिन्होंने वेदों की रचना की थी। आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इनके अलावा वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां और हुई हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे कि अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा, ठीक है। और लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी भी कही जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में निष्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए हुआ था, किंतु परवर्ती काल में यानी उत्तर वैदिक काल में इसका अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ दोस्तों सिक्के के रूप में होता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले क्या था, पहले तो इसे आभूषण के रूप में देखा जाए, लेकिन फिर उसके पहले बाद के कालों में इसे सिक्का बना दिया गया, ठीक है। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, परंतु वैदिक परवर्ती काल में इसका उपयोग विनिमय के माध्यम यानी सिक्कों के रूप में किया जाने लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो दोस्तों आपको पता है निष्क गले का आभूषण था, क्योंकि यह हार था, ठीक है। निष्क सोने का हार था, सोने का हार था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था, ठीक है। प्राचीन भारत में निशाका किसे कहा जाता था। तो दोस्तों निशाका स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था, ठीक है। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहना जाने वाला सोने का आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा समानता पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम में किया जाने लगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बी सही है। इसमें बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन दिया ए, यह मध्य एशिया तिब्बत के मध्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी दिया है कि वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई थी। ऑप्शन डी दिया ऊपर से कोई नहीं। आपका ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ पर अभिलेख जो प्राप्त हुआ बोगज कोई अभिलेख, वहां से वैदिक देवताओं का नाम भी प्राप्त हुआ है, जिसमें से किनका नाम प्राप्त हुआ, इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का। और जो बोगज कोई अभिलेख है वह 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, ठीक है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान में भारत के आर्यों के आने की सूचना देता। अभी आपने पढ़ा बोगज कोई, आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, वह कहाँ है भी बोगज कोई, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आद्य देश के बारे में लिखा था। तो दोस्तों आपको बता दें बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आद्य देश के बारे में लिखा था। इन्होंने बताया था कि आर्यों का आद्य देश जो वह उत्तरी ध्रुव है, ठीक, उत्तरी ध्रुव को माना था इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे इसे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख हुआ था, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ था। तो दोस्तों अगर इसे देखा जाए तो पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है, जबकि दोनों भी है। शुक्ल
तो यजुर्वेद भी दिया, एक शतपथ ब्राह्मण भी दिया। इस तरीके से इसका ऑप्शन दोनों हो जाएंगे, ये सी और डी। ठीक है, तो अतः प्रश्न में दिए गए तीनों विकल्पों में मौजूद होने के कारण यहाँ उत्तर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हैं जिसमें पुरुषमेध की चर्चा का उल्लेख किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो दोस्तों विदेह माधव से जो संबंधित ऋषि थे शतपथ ब्राह्मण, वो थे ऋषि गौतम राहुगढ़। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आर्यों के पूर्वी दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव जो थे वह सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया और घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा देवताओं तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गए। विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने इनका अनुगमन किया, किंतु उत्तर गिरी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदियों को वह नहीं जला सका। विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि उन्हें उनसे सदानीरा के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? यानी कि सबसे पहले आर्य संस्कृति का विकास यह सब कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी आपका सही है। कुरु और पांचाल दो ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें आर्य संस्कृति का ध्रुव माना जाता था। धुर उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। तो दोस्तों गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। गोत्र शब्द का नाम ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म है, प्रमुख धर्म का प्रमुखता है। तो दोस्तों इनका धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ है, क्योंकि यह लौकिकता को ज्यादा मानते थे, यानी कि लौकिकता को ज्यादा मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? दोस्तों ऋग वैदिक काल में बलि एवं कर्मकांड बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियां, वैदिक देवताओं और देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित में विश्वास करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, यह है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वह परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। इसे 10 राग युद्ध नाम से जाना जाता था। 10 राग युद्ध का मतलब होगा 10 राजाओं का युद्ध, जो कि परुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी है जो कि तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी यानी कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया। अतः आज आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा कहा जाता था? तो दोस्तों सरस्वती को कहा जाता था। सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, लेकिन सबसे पूजनीय नदी थी जो वह थी सरस्वती। ठीक है, अतः ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन्हें ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी। ठीक है, उस जनजाति का नाम बताइए जो वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों किक्कट, यह है वैदिक आर्यों के, जो कि वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित है। यदु, पुरु, तुर्वस, कुरु, ये सब तो जनजाति के ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजनों से ही संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो दोस्तों कृषि सबसे महत्वपूर्ण है। आर्य संस्कृति मुद्दा पशुपालक और कृषि कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि एवं कार्यकलापों का वर्णन है। ठीक है, अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने तथा पालने का अनेक स्थलों का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में यव शब्द किस कृषि उत्पाद में प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल में सबसे पहले जौ को प्रयुक्त किया गया था, यव के नाम पर। ठीक है, अतः ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जौ। ऋग्वेदिक में उल्लिखित जो यव है शब्द है वह जौ से तादात्म्य स्थापित किया है। ठीक है, अब यहाँ पर सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है व्रीहि, मुद्ग, यव, इक्षु, और यहाँ दिया गया है गन्ना, चावल, मूंग, जौ। तो इक्षु को देखें तो सबसे पहले गन्ने पे,
और य को देखें तो इसे जौ से मिला सकते हैं, मुद को देखें तो इसे मूंग से, और दी को देखें तो इसे चावल से मिला सकते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी मेल खाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, ऋग वैदिक काल में जो पढ़ी थे वह किस वर्ग के नागरिक थे? तो दोस्तों पढ़ी लोग थे जो वह व्यापारी थे, व्यापार वाणिज्य प्रधानता पढ़ी लोग करते थे। ठीक है, ऋग्वेद में पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ। पढ़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। इन्हें वेकनाट भी कहा जाता था। वेकनाट का मतलब सूदखोर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो शासन प्रणाली थी वह दोस्तों वंश परंपरागत राजतंत्र था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के समय कुछ उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? सभा क्या थी? तो उस समय दोस्तों सभा एक मंत्री परिषद के रूप में काम करती थी। ठीक है, वैदिक युगीन में सभा जो करते थे उसे मंत्री परिषद को कहा जाता था। ठीक है, वैदिक युगीन काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो दोस्तों ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग वैदिक जन सभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो दोस्तों सभा जो थी वह जो जनसभा थी वह दोस्तों न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो वह सभा से संबंधित थी। सभा समिति एवं विदथ ऋग वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित है। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी होता था? दोस्तों भागदुह बोला जाता था जो राजस्व जमा करता था। वैदिक काल में उसे भागदुह बोला जाता था। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी यानी अर्थमंत्री होता था, जबकि अक्षवाप द्यूत अधिकारी एवं आय व्यय गणना अध्यक्ष होता था। ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? दोस्तों अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अथर्ववेद में सामान्यतः मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों, रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि का विवरण सुरक्षित है। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म था। तो दोस्तों ऋग्वैदिक धर्म था वह बहुदेववादी था। ठीक है, ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टि बहुदेववादी के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः भौतिक वैदिक देवताओं के 3 वर्ग थे। एक द्वितीय स्थान आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। ठीक है, इसे एकैकवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत विप्रः बहुधा बदंती, ठीक है, कहकर एकेश्वरवाद का समर्थन भी किया है। ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे जिनका मानवीकरण किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो दोस्तों सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो समर्पित है वह है इंद्र को। ठीक है, लगभग 250 के सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इसमें दिया गया ऋग्वेद में इंद्र सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें 250 सूक्त समर्पित हैं उनके लिए। और यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। ठीक है, और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? तो दोस्तों आपको पता है इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था, अतः आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो दोस्तों इन ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित? इंद्र को संबंधित। तो इंद्र को संबंधित है, किंतु इस प्रश्न में वह विकल्प नहीं, अर्थात दूसरे स्थान पर अग्नि को सूक्त समर्पित है। अतः यानी कि पहले स्थान पर तो इंद्र है लेकिन दूसरे स्थान पर अग्नि है। तो इस तरीके से यहाँ अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो वहां पे आंसर ए वाला सही होगा, अग्नि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो यह है इंद्र को समर्पित है, 250 मंत्र लगभग। ठीक है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि झंझावत के देवता थे, इंद्र को बोला गया है पहला कथन। दूसरा कथन दिया है कि पापियों को दंड देते थे, और तीसरा कथन है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे।
चौथा कथन है वर्षा के देवता थे। अब इसमें देखिए झंझावत के देवता थे, यह सही है। पापियों को दंड देते थे, तो यह बात गलत है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, तो ऐसा नहीं है, जबकि ऋतस्य गोपा बोला जाता था वरुण देवता को, ठीक है। अर्थात नैतिक व्यवस्था के संरक्षक वरुण देवता थे, ठीक है। और ऑप्शन जो चौथा है वो वर्षा के देवता थे। हाँ, यह भी बात सही है, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं आपका ऑप्शन डी सही होता है। 1 और 4 दोनों सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो दोस्तों पूर्व वैदिक आर्यों में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र ही थे। वैदिक देवमंडल में से निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो दोस्तों युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता था, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। इसका इसलिए कहा जाता था, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, जो किलों को तोड़ने वाला है। यह युद्ध के नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्ववीर दुर्ग या किला भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतक्रति यानी 100 हाथ शक्तियों का स्वामी आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो दोस्तों 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक समय सूत्र काल भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से उल्लिखित है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र ऋग्वेद से उल्लिखित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सवित्री सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मंडल में? तृतीय मंडल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही होगा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो दोस्तों यह सब पुराणों में मिलते हैं, ठीक है। पुराणों के 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित, ठीक है। सर्ग बीज आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद पुनर्सृष्टि को करते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुगत चरित पुराणों के वे अंग हैं जिसमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं को घटनाओं का वर्णन किया गया है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों की संख्या। तो दोस्तों पुराणों की संख्या टोटल 18 है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस क्लास में लगभग 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं वैदिक काल के, ठीक है। अब अगले जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, उनको हम अगली क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज लगातार आपको चलती रहेगी और आपको जल्दी ही पूरा कंप्लीट घटना चक्र का पीवाईक्यू आपको यहीं पे मिलेगा। तो इसे कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिया है। पहला कथन दिया है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा कथन दिया वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों इसमें दोनों कथन सही हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है तथा वायु पुराण गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। अतः ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों विष्णु पुराण मौर्य वंश की संबंधित जानकारी देता है, जबकि वायु विष्णु और ब्राह्मण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धर्मगत महाभारत का एक भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों महाभारत को जय संहिता के रूप में जानते हैं, ठीक है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था। इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। अतः यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता था, ठीक है। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का था? दोस्तों महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों रस्सी के रूप में सबसे पहले प्रस्तुत किया था दोस्तों वासुकी ने, ठीक है। वासुकी ने
समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में उपयोग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो दोस्तों धर्मशास्त्र के समय सबसे पहले अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। धर्मशास्त्रों में समय में सूत्र काल में इसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य जातियों यथा अंबट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का भी आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, एक है निर्वसित और एक है अनिर्वसित। इसमें से पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं। ठीक है, यानी निर्वसित जो थे। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है, अतः इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? अभी आपका उपरयुक्त ने ही क्वेश्चन में दिया है, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन डी सही होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब देख लेते हैं कुछ अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। तो दोस्तों तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन उपनिषदों का है। ठीक है, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं, वह था श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, जिसे भी सफेद घोड़ा के नाम से जाना जाता था। ठीक, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। तो दोस्तों यह है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, जाबाल, सत्यकाम जाबाल की कथा। ठीक है, सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इस कथा का छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? तो दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल है तथा 1028 सूक्त हैं तथा 10,552 ऋचाएं हैं, और ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? दोस्तों इसका संबंध है ऋग्वेद, आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवेस्ता तथा ऋग्वेद में समानता है, ये किस क्षेत्र से संबंधित? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित? तो दोस्तों जो जिंद अवेस्ता है वह ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानताएं हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम वैदिक काल में किस प्रकार को अघन्या यानी किस जानवर को अघन्या माना गया है? दोस्तों इसको गाय को वैदिक काल में अघन्य कहा जाता है। वैदिक काल में गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य माना गया है। ठीक है, गाय की हत्या तथा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ, तो यह हुआ है गाय के लिए, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, तो गाय के लिए है। ठीक है, ऋग्वेद कालीन आर्यों तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें दिया गया है, पहला कथन कहा गया ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट जिसे बोला जाता है का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जबकि दूसरा कथन दिया है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी तथा ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि लौह का ज्ञान वैदिक काल के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। ठीक है, अब इसका कथन देख लें तो ऋग्वेद में कवच का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से संबंधित निर्मित कवच, शिरस्त्राण, हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण एवं अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं उन्होंने भौतिक शुभ सुविधाओं की ओर ही ध्यान दिया है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, सिंधु कालीन सभ्यता को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था।
लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व के मध्य बताया जाता है, अतः कथन 2 यहाँ पे गलत माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था? तो दोस्तों ऋग वैदिक काल में प्रारंभ में गाय को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, अतः आपका इस क्वेश्चन का आंसर बी सही होगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का यानी कि लेन देन का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी कल्पित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दो सूची को सुमेल करना। सूची 1 में दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग वैदिक समाज, मध्यकाल, और सूची 2 में दिया गया चारागाह और जमींदारी, कृषक और नगरी। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी नगरी थी। उत्तर वैदिक समाज जो समाज था दोस्तों, तो वह था ऋग वैदिक समाज। मध्यकाल आपका जमींदारी से संबंधित है, जबकि उत्तर वैदिक काल वह कृषक से आप जोड़ सकते हैं, जबकि ऋग वैदिक काल चारागाह से जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपका कूट देखते हैं तो कौन सा सही होगा? वह सही होगा दोस्तों डी वाला। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नांकित यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कोष अलग माना जा रहा है, क्योंकि कुल वंश गोत्र तो एक ही टाइप के नाम है। ठीक है, इस तरीके से कोष एक अलग चीज होगा। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल वंश गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित, अतः यह तीनों वर्गों से अलग है, तीनों शब्दों के वर्गों से अलग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों संस्कारों की टोटल संख्या 16 बताया गया। संस्कार का अगर देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता से होता है। ठीक है, गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है, जबकि मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया। बाद की स्मृतियों में इसकी कुल संख्या 16 स्वीकार की गई। ठीक है, आज भी यह प्रचलित है। ठीक है, इस तरीके से संस्कारों की कुल संख्या 16 मानी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय बोलते हैं। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा ही स्वीकार करता था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया कि हमारा टोटल वैदिक काल समाप्त हो जाता। अब इसके बाद बौद्ध काल और अन्य टॉपिक हैं प्राचीन इतिहास के, जो कि आपको क्रम अनुसार इसी समय लगातार मिलते रहेंगे और आपको इसको कंप्लीट कराया जाएगा। दोस्तों अगर इसमें और कुछ आपको सुधार करना या फिर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इन सबसे जुड़ कर अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं हमारे साथ। यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लगता हो, यानी कि यह घटना चक्र का जो सीरीज है प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र, यह अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।